हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा कि इंटरफेरेंस क्या होता है और YDAC एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लिया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा कि भाई अगर हम लोगों को YDAC के जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो हम लोगों को कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और वो कुछ कंडीशंस में जो सबसे पहली कंडीशन थी कोहेरेंसी की, यानी सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अल्टीमेट कंडीशन वही है, अगर वो ओबे हो जाएगी तो आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न मिल जाएगा। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या होता है। क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज? कोहेरेंट सोर्सेज बेसिकली ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, वो जीरो या कांस्टेंट होता है। या तो फेज डिफरेंस होगा ही नहीं, या तो अगर होगा तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, वेरिएबल फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है इंटरफेरेंस का पार्ट 1 तो जाकर के देखिए, उसमें मैंने आपको ये बताया है लास्ट लेक्चर में कि अगर आप लोग कोई भी दो सोर्स अगर लेते हैं, दोनों की हो सकता है पावर रेटिंग सेम हो, लेकिन अगर दो सोर्सेज अगर आप लेते हैं तो दो अलग अलग सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो यहीं से आज हमारा मुद्दा स्टार्ट होने जा रहा है। काफ़ी लेट हो गया मुझे, मैं 11 बजे के बाद ऑफिस से आया हूँ, इस वजह से लेट रिकॉर्ड हो रहा है। लगभग 1:40 के आसपास रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखो कब तक पढ़ा पाता हूँ मैं। तो आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको भी ये बताऊँगा कि कोहेरेंट सोर्सेज अब हम लोग बनाएंगे कैसे। अब क्या तरीका है कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस करने का। अब कोहेरेंट सोर्सेस अपने को क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या कहा कि दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो अपने को एक सोर्स से दो सोर्सेस को डिराइव करना पड़ेगा ताकि अपने को दो सोर्सेस से वेव निकले और दोनों इंटरफेयर करें और वो पैटर्न अपने को मिले। तो वही अपने को पढ़ना है, जिसमें अपने को दो तरीके अपनी टेक्स्ट बुक में दिए हुए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दो तरीके दिए हुए, सिर्फ थोड़ा सा बताया है, वरना तो दोनों बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं वो, और उसमें बहुत सारी थ्योरी है, मैथमेटिक्स है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ दो तरीके बता दिए गए हैं, लेकिन वो दो तरीके समझने के लिए, वो दो तरीके कौन से हैं? लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, तो ये दो तरीके समझने के लिए पहले आपका कुछ बेस होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई समझा नहीं रहा है उसको बराबर से। बच्चे को अगर वो बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे आप, अगर रे ऑप्टिक्स की बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे तो वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठेगा नहीं कि वो हो क्या रहा है, एक्चुअली वो कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो मैं आइए आपको समझाता हूँ। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, अच्छा मुझे बताइए आपको इमेज कहाँ दिखती है, आपको इसके बारे में आइडिया है या नहीं है? शायद नहीं होता है जनरली बच्चों को आइडिया। अगर रे ऑप्टिक्स पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है रे ऑप्टिक्स 11th स्टैंडर्ड में ढंग से तो आपको नहीं पता होगा कि इमेज कैसे बनती है और कहाँ बनती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपका बेस बनाता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है। ये सोर्स ऑफ लाइट से क्या निकलेगा? लाइट निकलेगी। ऐसी बहुत सारी लाइट निकलेगी। मैं दो रेज उसकी कंसिडर कर रहा हूँ, दो रेज मैंने कंसिडर कर ली। अब क्या, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हमारी आई रखी, समझाने के लिए मैंने आई को बहुत बड़ा ले लिया, हमारी आँख रख दी। अब जब ये रेज जो है हमारी आँखों में जाती हैं, ये रेज हमारी आँखों में जाती हैं तो होता क्या है आपको पता है? होता ये है कि जब हमारी आँखों में ये रेज जाती हैं, इसको ऐसे थोड़ा बनाता हूँ मैं, तो हमारी आँखों में से ये कहाँ जाती है? ब्रेन पे, ब्रेन के पास जाती। बेसिकली हम देखते हैं आँख से नहीं, हम देखते कहाँ से? ब्रेन से देखते हैं। अगर हम आँख से देखते हैं तो हमको रात में ख्वाब कैसे दिखते हैं? आँख तो बंद होती है, ख्वाब तो देख लेते हैं। हम देखते हैं आँख से नहीं, हम देखते कहाँ से? हम ब्रेन से देखते हैं। ठीक है, तो हमको ये क्या होता है, आँख तो बेसिकली एक जरिया है ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाने का, फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। तो आँखों से ये लाइट रे एंटर करती है और आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है। अब आपका ब्रेन एक चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड है, यह आपको पता होना चाहिए। आपका ब्रेन जो है एक चीज़ के लिए, कौन सी चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड है? आपका ब्रेन जो है एक ऐसी चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड है कि जो रेज आपके आंखों में एंटर करेंगी, ब्रेन क्या करता है, जो रेज एंटर कर रही हैं उनको बैक ट्रैक करता है। क्या करता है? बैक ट्रैक करता है। ऐसे बैक ट्रैक के देखो, ये दो रेज एंटर कर रही हैं, ये दो रेज एंटर कर रही हैं, ब्रेन क्या करता है? इसको बैक ट्रैक करता है, बैक ट्रैक करता है, बैक ट्रैक करता है। और जिस पॉइंट पे जाकर के दोनों रेज इंटरसेक्ट कर जाती हैं, जिस पॉइंट पे जाकर के दोनों रेज इंटरसेक्ट कर जाती हैं, वहाँ पर आपको, आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि वहाँ पर इमेज है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि बेसिकली होता क्या है, जो रेज आपकी आंखों के जरिए आपके ब्रेन तक जाती है तो ब्रेन क्या करता है, उन रेज को बैक ट्रैक करता है। और जहाँ पर वो दो रेज या जितनी भी रेज हैं, जितनी भी आ रही हैं, वो सबके सब इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहाँ पर आपके ब्रेन को लगता है कि इमेज है।
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको मिरर का एग्जांपल देता हूँ कि आपकी इमेज बनती कैसे है, तो उसको समझिए और क्लैरिटी आ जाएगी इसके ऊपर। ये अगर नहीं समझाऊंगा ना तो आपको वो फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म और लॉयड्स मिरर में जो अपन कोहेरेंसी ला रहे हैं ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली वो आ कैसे रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो मान लीजिए कि ये जो अपने पास सोर्स था ना, ये सोर्स S को मैंने क्या कर दिया, उसके सामने एक प्लेन मिरर लेकर के आ गया। मुझे बताइए प्लेन मिरर जो है उसमें जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? आप मिरर के साथ, हमारे घर का जो मिरर है वो प्लेन मिरर है, तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज कहाँ बनती है? मिरर के पीछे। एग्जैक्टली कहाँ बनती है? मिरर के पीछे बनती है। और कैसे बनती है मैं आपको समझाता हूँ, आइए। तो मान लीजिए प्लेन मिरर है, अब इसे रेज निकलेंगी, ये रे निकली, ये रे निकली। अब प्लेन मिरर है तो ये तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ऐसे, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ऐसे, रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं, आप मिरर के सामने ही तो खड़े रहते हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है ना। अब क्या, आपकी आंखों में रेज गई, जब ये रेज आपकी आंखों में जाएंगी तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन क्या करेगा, जो रेज आपकी आंखों में आ रही है उसको बैक ट्रैक करेगा। अब बैक ट्रैक करेगा, बैक ट्रैक कर रहा है, यहाँ जाके तो वो इंटरसेक्ट नहीं करी, तो क्या करेगा, और पीछे लेके जाएगा। ब्रेन को थोड़ी पता कि मिरर है क्या है, कुछ नहीं, वो बैक ट्रैक करेगा। तो बैक ट्रैक, ये रेज आई, ब्रेन उसको बैक ट्रैक कर रहा है, बैक ट्रैक कर रहा है, तो बैक ट्रैक करते 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 ब्रेन क्या करेगा, इसको यहाँ तक का कहीं लेके जाएगा। और जब यहाँ तक लेके जाएगा ब्रेन उसको, तो ये दो रेज यहाँ पर जा करके क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो जहाँ मैंने कहा था ना, जहाँ पर रेज इंटरसेक्ट हो जाती हैं वहाँ पर आपके ब्रेन को लगता है कि वहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। समझ आ रहा है? यही तो होता है, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करो। आप क्या करें, आप जो है मिरर के सामने खड़े हैं आप, और ऐसे यहाँ से लाइट आकर के इंसिडेंट होती है मेरे चेहरे पर, वो जा करके क्या होती है वहाँ पर, फिर यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट स्कैटर होकर रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ गई, मिरर पे गई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में गई। ब्रेन इसको बैक ट्रैक करेगा। अब बैक ट्रैक करते 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 ब्रेन कहाँ चले जाएगा, ब्रेन मिरर के पीछे चले जाएगा, और वहाँ जा करके वो रेज इंटरसेक्ट करेंगी, तो ब्रेन को लगेगा कि वहाँ पर इमेज है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? तो इसी वजह से एक्चुअली अपने को नज़र आती, अपने को लगता है कि इमेज कहाँ है, मिरर के पीछे, जबकि मिरर के पीछे तो कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? तो अगर कोई बच्चा वो थोड़ा भी अक्लमंद है तो उसको समझ में आ गई होगी बात कि मैंने क्या बोला। मैंने वैसे बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि इमेज बनती कैसे है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, जो रेज हमारी आंखों में जाती है, ब्रेन इसको क्या करता है, बैक ट्रैक करके इंटरसेक्ट करवाने की कोशिश करता है, ब्रेन इसको बैक ट्रैक करता है। ये पहली चीज़ हो गई। और जहाँ रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जहाँ पर रेज क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। क्या कह रहा हूँ मैं? सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आपकी जो है यहाँ पर रेज जो हैं, आपकी जो रेज आपकी आंखों में जाएंगी, वो रेज क्या होंगी, बेसिकली वो रेज जो होंगी आपका ब्रेन क्या करेगा, उसको बैक ट्रैक करेगा। ब्रेन क्या करेगा, उसको बैक ट्रैक करेगा। तो आपका ब्रेन उसको बैक ट्रैक करेगा, और जो रेज बैक ट्रैक होकर के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ रेज इंटरसेक्ट करेंगी। ब्रेन क्या करेगा, जो रेज आंखों में आ रही है उसको बैक ट्रैक करेगा, और इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहा है वो चेक करने की कोशिश करेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये जो आपकी इमेज बनी है कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी। क्या एक्चुअल इमेज है? नहीं, ये वर्चुअल इमेज है। क्यों वर्चुअल इमेज है? क्योंकि रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ब्रेन को ऐसा लग रहा है कि वहां जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ गया? हमने तो उसको मतलब क्या किया, ब्रेन ने क्या किया, उसको खुद ब खुद पीछे लेकर के गया, क्योंकि ब्रेन को थोड़ी समझ में आता है मिरर है क्या, उसको नहीं समझ में आ रहा है। उसको सिर्फ रेज को पीछे लेके जाके इंटरसेक्ट करवाना है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जबकि जब अपन ने ऐसे हमारा सोर्स लिया था और यहाँ पर हमारी आई रखी थी हमने, तो यहाँ पर आई जब रखी थी तब क्या था, तब ये ऐसा था और ये ऐसा था। तो जब ये ऐसे जा रहा था तो ब्रेन उसको क्या करेगा, देखो ये ब्रेन में गया, ब्रेन उसको पीछे इंटरसेक्ट करेगा, पीछे बैक ट्रैक करेगा, और एक्चुअली जा करके ये इंटरसेक्ट होंगी। तो ये एक रियल इमेज है। समझ में आ गया? तो ये आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझाता है ये एग्जांपल कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है। जब ऐसा लगता है कि इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो वर्चुअल इमेज है, और जब एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी तो वो क्या है, रेज एक्चुअली जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या है, रियल इमेज है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये सब क्या पढ़ा दिए। अगर ये सब नहीं पढ़ाऊंगा तो तुमको लॉयड्स मिरर या फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म समझ में नहीं आएगा कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे ऑब्टेन करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? दो चीज़ें समझ में आ गई। क्या समझ में आया इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, बताओ। सबसे पहले ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन जो है रेस को क्या करता है, रेस को बैक ट्रैक करता है। क्या करता है,
बैक ट्रैक करता है, सबसे पहली चीज़। और इमेज का फॉर्म होती है, इमेज जहाँ पर रेज इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर रेज क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल इमेज बनेगी, ऐसा लगेगा कि इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अपनी जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि ब्रेन को ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या, अब जो है मैं आपको मुद्दे पे लेकर के चलता हूँ। हमारा मुद्दा क्या है, आइए समझाता हूँ मैं आपको। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस को ऑब्टेन करने के मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है। आइए इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। अब कोहेरेंट सोर्सेस को ऑब्टेन करने के अपने पास क्या मेथड्स है। कोहेरेंट सोर्सेस क्या बताया मैंने आपको, कोई दो अलग अलग सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो अपने को एक ही सोर्स से डिराइव करके दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेस बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे? तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है लॉयड्स मिरर। सबसे पहला तरीका क्या है? लॉयड्स मिरर। और दूसरा तरीका है आपका फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। दूसरा तरीका क्या है? फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। लॉयड्स मिरर और दूसरा क्या है? फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। इसमें आप लोग कुछ चीज़ें याद रखेंगे। सबसे पहले इंटरफेरेंस का पैटर्न अगर आपको चाहिए तो आपको कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। अब अगर आपको कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। इंटरफेरेंस का पैटर्न अगर आपको चाहिए कोहेरेंट सोर्सेस के द्वारा, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है? आपके पास दो सोर्सेज होने चाहिए। कितने सोर्सेज होने चाहिए? टू सोर्सेज। रियल भी हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकते हैं, एक रियल एक वर्चुअल हो सकता है। दो सोर्सेज होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी इसमें शर्त क्या है? जो रेज हैं या जो आपकी वेव्स हैं, वेव्स मस्ट इंटरफियर। वो वेव्स क्या होनी चाहिए? इंटरफेयर करनी चाहिए। समझ में आ गया? सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए? दो सोर्सेज होने चाहिए। इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेज चाहिए। अरे कल ही किया ना YDAC, कितने सोर्स थे? सोर्स 1, स्लिट 1, स्लिट 2, तो इससे दो वेव निकली, तो दो सोर्स होने चाहिए और दोनों सोर्स से निकलने वाली वेव इंटरफेयर करेगी, तभी आपको क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा। तो अगर आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न चाहिए तो आपको दो सोर्सेस चाहिए, रियल भी हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकते हैं। आपको दो सोर्सेस चाहिए और दूसरी बात आपको क्या चाहिए? दोनों सोर्सेस से निकलने वाली वेव इंटरफेयर करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए भाई, ये जो है आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अब जो है मैं आपको क्या करता हूँ, अब जो है मैं आपको लॉयड्स मिरर समझाता हूँ। लॉयड्स मिरर कैसे वर्क करता है कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। चलिए भैया, आपको याद रखना, वहाँ पर भी दो चीज़ें बताई। रेज को ब्रेन क्या करता है? बैक ट्रैक करता है। और इमेज कहाँ फॉर्म होती है? जहाँ पर रेज इंटरसेक्ट करती हैं। अगर आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न चाहिए तो दो सोर्सेज होने चाहिए और वेव्स इंटरफेयर करनी चाहिए, तभी क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा। अगर ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई है, ये दो और वो दो चीज़ें, तो आपके बाएं हाथ का खेल है इसको समझना कि लॉयड्स मिरर बेसिकली कैसे वर्क करता है, फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म बेसिकली कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो है तो बहुत छोटे टॉपिक, लेकिन कोई समझा नहीं रहा है। मैंने ऑब्जर्व किया तो कोई इसको ढंग से समझा नहीं रहा है। जितने भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं तो किसी ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। ऐसे मैंने छोटी छोटी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं कि बच्चों को अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। चलो भी आ जाओ। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहला है अपना लॉयड्स मिरर। सबसे पहला क्या है? लॉयड्स मिरर। तो सबसे पहले लॉयड्स मिरर के बारे में देखते हैं कि लॉयड्स मिरर बेसिकली कैसे वर्क करता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। लॉयड्स मिरर में क्या होता है? आपके पास एक प्लेन मिरर होता है। सब ध्यान से देखेंगे इसको। एक क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। यहाँ पर आपके पास कोई सोर्स होता है, एक ही सोर्स होता है इसके अंदर। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई भाई, दो अलग अलग सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो एक ही सोर्स को डिराइव करके दो सोर्सेस बनाने पड़ेंगे। अब ये एक सोर्स से मैं कैसे दो सोर्सेस बनाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। दो सोर्सेस क्यों चाहिए? दो सोर्सेस इसीलिए चाहिए क्योंकि अपने को अगर इंटरफेरेंस का पैटर्न चाहिए तो दो सोर्सेस चाहिए और वो दोनों सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स इंटरफेयर करनी चाहिए। तो पहले तो दो सोर्स चाहिए, तो एक ही सोर्स है। तो ये मेरा क्या है? एक स्क्रीन है। ये मेरा क्या है? स्क्रीन है। और ये मेरा क्या है? प्लेन मिरर। ज़रूरी नहीं है स्क्रीन यहाँ पर हो, यहाँ भी स्क्रीन हो सकती है। मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए आइए। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे तो बहुत सारी लाइट की वेव निकलेगी। वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है उसके डायरेक्शन को बताने के लिए अपन रे बनाते हैं।
वेव नॉर्मल या रे एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, यहाँ से एक ऐसी रे बनाता हूँ जो इस एंड पे इंसिडेंट हो रही है और इस एंड पे इंसिडेंट होकर के, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से क्या होती है, चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ कहीं पहुँच जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया। इसके बाद इससे और एक कोई रे निकल रही होगी, बहुत सारी रे निकल रही है, मैं 2 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे और एक निकल रही होगी रे जो ये एंड पे इंसिडेंट होती होगी और ये जा करके ऐसे यहाँ पर जाके ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ पहुँच जाती होगी। समझ में आता है, क्लियर है। अब क्या, यहाँ पर आपने लगा दी अपनी आँख, आपकी आँख में 2 रेज जा रही हैं। अब आपकी आँख क्या करेगी, ब्रेन को सिग्नल देगी। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उसको बैक ट्रैक करेगा। ब्रेन उसको जब बैक ट्रैक करेगा तो इसको भी पीछे बैक ट्रैक करेगा और इसको भी पीछे बैक ट्रैक करेगा, इसको भी बैक ट्रैक करेगा और इसको भी बैक ट्रैक करेगा। जब इन दोनों को बैक ट्रैक करेगा तो बैक ट्रैक करते 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 ये ऐसे कुछ आ जाएगा, बैक ट्रैक करते 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 ये कुछ ऐसे आ जाएगा और ऐसे ऐसे बैक ट्रैक करते करते यहाँ ब्रेन को लगेगा, देखो ऐसे गया, ब्रेन ने उसको बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करते 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 यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, ऐसे यहाँ कहीं इसके आसपास आना चाहिए। वो आप लोग डायग्राम में बना सकते हो प्रॉपर। सॉरी माइक निकल गया। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक सेकेंड, माइक निकल गया, उसको प्रॉपर कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से एक रे निकली, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पहुँची, और यहाँ से रे निकल कर यहाँ इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पहुँची। यही निकल रही है कि नहीं, बहुत सारी रे निकल रही है। तुमको समझाने के लिए 2 कंसिडर किया मैंने, ठीक है। बहुत सारे रे लूँगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हुआ, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ अपन ने आँख लगाई, तो आँख क्या करेगा, ब्रेन को सिग्नल देगा, ब्रेन इसको इन दोनों को बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक करते 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 क्या मिलने वाला है, बैक ट्रैक करते 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 आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। समझ आ गया, प्रॉपर स्केल से उसको बना सकते हैं। इससे क्या होगा, ब्रेन को ये लगेगा कि ये दोनों रेस का जो सोर्स है वो ये है, सोर्स 2 बोल दो इसको, सोर्स 1 बोल दो। अब मुझे बताओ, आपको वेव्स अगर इंटरफेयर करवानी है, इंटरफेरेंस का पैटर्न चाहिए, कितने सोर्स चाहिए, 2 सोर्स चाहिए। बना लिए हमने 2 सोर्स। ये कौन सा सोर्स है, ये तो रियल सोर्स है, एक्चुअली लाइट इससे निकल रही है। और ये कौन सा सोर्स है, ये आपका सोर्स है वर्चुअल, ये वर्चुअल सोर्स है। प्रॉपर स्केलिंग से बनाना, ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, प्रॉपर तुम स्केलिंग से बनाओगे ना तो बराबर वो ऐसे बैठेगा बराबर से, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से ये ऐसे आ जाएगा प्रॉपरली। समझ में आती बात, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 सोर्सेज हो गए। देखो 2 कंडीशंस बताई थी पैटर्न के लिए, एक तो 2 सोर्स चाहिए, 2 सोर्स बना दिए, हो गया 2 सोर्स, एक रियल और एक वर्चुअल। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरफेरेंस कैसे होता है, क्योंकि वेव का इंटरफेयर होना ज़रूरी है। तो इससे तो बहुत सारी रे निकलेगी ना, तो यहाँ से कोई रे निकल करके इसके साथ ऐसे इंटरफेयर कर रही होंगी, ये वाली इसके साथ ऐसे इंटरफेयर कर रही होंगी, समझ में आ गया, ऐसे। और यहाँ से भी कुछ निकल करके उसके साथ में इंटरफेयर कर रही होंगी, समझ आ रहा है। तो ये देखो आपस में रेस क्या कर रही है, रे मतलब वेव्स क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा इंटरफेरेंस का पैटर्न। समझ में आया, क्लियर हो गया। ये ऐसा लग रहा है ब्रेन को कि यहाँ से रे आ रही है, जबकि रेज या जो वेव्स निकल रही है वो एक ही सोर्स से सब निकल रही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो जब एक सोर्स से निकलेगी तो सभी की सब क्या होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी। समझ में आ रहा है, यानी कोहेरेंट सोर्सेस। समझा, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग लॉयड्स मिरर। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है इसको समझाने के लिए, ठीक है। ये एंड और ये एंड पे क्यों लिया, ताकि अपन आसानी से उसको समझ पाएँ। रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। चलो भाई, आसानी से अपन क्या करें, वरना तो रेस तो बहुत सारी निकल रही है उसमें से, ठीक है। मैंने आपको 3-4 निकाल के बताइए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जितने भी, मैं एक्चुअली पढ़ाता तो मैं आपको पूरा एडवांस लेवल तक का, लेकिन अभी फिलहाल हमारे जो बच्चे हैं वो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक चाह रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कोई भी टीचर ने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा ये टॉपिक, जो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मैं कोई भी छोटा टॉपिक ना लगभग 1 घंटे का लेक्चर बना सकता हूँ उसमें, लेकिन मैं भी शॉर्ट में उसको कवर कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्लियर है। आइए, तो इसको अभी अपन क्या, मैं एक्चुअली कभी कभी चाहता हूँ कि मैं उसको शॉर्ट में कंप्लीट करूँ, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मैं उसमें इतनी डिटेलिंग में चले जाता हूँ, बाल की खाल निकालता हूँ कि टाइम लग ही जाता है मुझे, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। अब क्या बचा, अब अपना बचा फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म। तो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म,
फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म क्या है? फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म जो है ये भी कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन करने के काम में आता है, ठीक है। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे इससे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म होता क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आपके पास एक नॉर्मल प्रिज्म होता है, ये नॉर्मल प्रिज्म है हमारा, इसका वर्टेक्स एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? 60 डिग्री का। अब आप क्या करिए ना, अब आप क्या करिए, इसको ऊपर से ऐसे प्रेशर लगाना शुरू कर दिए। ऐसा होता नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इमेजिन करो कि अगर ऊपर से उसको मैं प्रेशर लगाऊं, प्रेशराइज करूं, तो ऐसे इमेजिन करो कि ये ऐसे ऊपर से ऐसे पिचकते जाएगा, यानी एंगल बढ़ते जाएगा, और ये ऐसे फैलते जाएगा, यानी ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे हो जाने वाला है। बात समझ में आ रही है? और ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल 60 से बढ़ते 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 लगभग 179 डिग्री, ये 0.5 डिग्री के आसपास, और ये 0.5 डिग्री के आसपास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज़ बन गई ना, इसको बोलते हैं बाइप्रिज्म। ये क्या हो जाएगा आपका? बाइप्रिज्म। इसको बाइप्रिज्म बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अपन नॉर्मल नहीं लेंगे प्रिज्म, क्या लेंगे? बाइप्रिज्म लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे वो भी आपको मैं समझाता हूँ। क्लियर हो गया? तो बाइप्रिज्म कैसे बनता है आसानी से वो आपको मैंने समझा दिया। एक्चुअली ऐसे प्रेस करके नहीं बनाते हैं, उसको अलग तरीका है, लेकिन वो बेसिकली इसी का ये वाला फॉर्मेट है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इससे क्लियर हो जाता है कि बेसिकली बाइप्रिज्म कोई नई चीज़ नहीं है। वो बेसिकली नॉर्मल प्रिज्म को ऐसे उसके एंगल को क्या कर दिया गया है, वो 179 डिग्री तक का, यानी ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर दिया गया है। 180 के आसपास है ना वो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, देखिए ध्यान से। अब आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ऐसे आपने बाइप्रिज्म ले लिया, ठीक है। बाइप्रिज्म आपने लिया, इसको थोड़ा सा पतला बनाना पड़ेगा क्योंकि वो एक्चुअली पतला होता है। तो ये जो है आपके पास क्या है, यहाँ पर ऐसे बाइप्रिज्म है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोर्स ले लेते हैं, कोई भी एक सोर्स आपने क्या कर दिया, एस ले लिया। अब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये एक एच पे, बिल्कुल एच पे आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, यहाँ पर भी एच पे आपने क्या कर दिया, लाइट को इंसिडेंट कराया। तो एच पे जब इंसिडेंट होगा तो ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा, ऐसे सीधा सीधा क्या होगा, निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कॉर्नर्स पे आपने क्या कर दिया है, ये लाइट को इंसिडेंट कराया। यहाँ पर क्या है, आपकी स्क्रीन है, आई पीस होता है, आई पीस को ही क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। ऐसा आई पीस होता है, उसको स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो गई। देखिए एक ही सोर्स है, और इंटरफेरेंस का पैटर्न के लिए क्या चाहिए, कोहेरेंट सोर्स, और कोहेरेंट सोर्स 2 होने चाहिए। ये तो एक ही सोर्स है। अब एक से कैसे 2 बनाऊंगा मैं समझाता हूँ आपको। अब क्या करेंगे, अब इससे और रेज निकलेंगी। कितनी निकलेंगी, अरे इनफाइनाइट रेज निकलेंगी। तो ये एक रे निकली और ये निकली। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ऐसे यहाँ पर बेंड होकर के यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये ऐसे बेंड होकर के कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऐसे बेंड होकर के कहीं यहाँ पर पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है यहाँ पर कि समझो उसको ज़रा। होता क्या है कि ये जो रेज ऐसे गई, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई। ये वाली रे 1 को देखो और 2 को देखो, इन दो को देखो, और ये अपनी बड़ी सी आँख यहाँ पर लगाओ। बड़ी सी आँख लगाओ तो बताओ क्या होगा। देखो ये 2 रेज आ रही हैं, आंखों में जा रही है। आँख क्या करेगी, इसको बैक ट्रैक करेगी। समझ में आ गया? इसको भी बैक ट्रैक करेगी, समझ में आ गया? इसको भी बैक ट्रैक करेगी और इसको भी बैक ट्रैक करेगी। इसको बैक ट्रैक करके यहाँ लेके जाएगी, इसको बैक ट्रैक करके यहाँ लेके जाएगी। तो ब्रेन को क्या लगेगा, ब्रेन को लगेगा यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, एक सोर्स बन जाएगा। रियल है वर्चुअल है, वर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअली थोड़ी इंटरसेक्ट हो रहा है, ब्रेन को लग रहा है कि इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 सोर्स बना रहा हूँ। अब फिर से ये वाली रे भी जा रही है आँख में, और ये वाली रे भी जा रही है। तो इसको भी बैक ट्रैक करो और इसको भी क्या करो, ऐसे बैक ट्रैक करो। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सोर्स 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये ऐसे वर्चुअल सोर्सेज बन कैसे रहे। ये 2 रे, इसको बैक ट्रैक किया ऐसे जा करके S1, और इसको ऐसे बैक ट्रैक किया ऐसे जा करके S2। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 2 सोर्सेज बन गए। उसके बाद 2 सोर्सेज के बाद क्या होने चाहिए, वेव्स इंटरफेयर होनी चाहिए। तो ये इंटरफेरेंस तो हो रहा है, ये 2 जा करके ऐसे इंटरफेयर कर रही हैं, ये 2 जा करके ऐसे इंटरफेयर कर रही हैं। तो ये पैटर्न जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपका इंटरफेरेंस पैटर्न। समझ में आया? क्लियर है? तो इतना ये बेसिक सा फंडा जो है, लगभग मैंने इसको 25 मिनट के आसपास इसको रिकॉर्ड किया है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 2 छोटी छोटी चीज़ें, आपको छोटी तो है वो टेक्स्ट बुक में, लेकिन कोई समझा नहीं रहा था और बच्चों को नहीं समझ में आता है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसके अंदर। अगर मैं लॉयड्स मिरर और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट पढ़ाता तो 1-1 घंटे के 2 अलग वीडियो बनाता मैं,
लेकिन वो टेक्स्ट सिलेबस में नहीं है तुम्हारे स्टेट बोर्ड के, इस वजह से सिर्फ जितना दिया हुआ है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, क्यों बनता कैसे। ठीक है, तो 2 वर्चुअल सोर्सेज बन गए, एक सोर्स से 2 सोर्स मैंने प्रोड्यूस कर लिया और इंटरफेरेंस का पैटर्न भी मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि इंटरफेरेंस का पैटर्न बेसिकली कैसे बनता है। ठीक है, आइए अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, इसमें यहाँ तक तो अपन ने कर लिया, फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म देख लिया, और अपन ने क्या देख लिया, नेक्स्ट अपन ने ये भी देख लिया कि लॉयड्स मिरर से अपन कैसे कोहेरेंट सोर्सेस को प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को मैथमेटिकल कंडीशंस को डिराइव करना है फॉर ब्राइट एंड डार्क बैंड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए मैं आपको बताता हूँ अभी, आइए मैथमेटिकल, उसको एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बैंड्स भी बोल सकते हैं, मैथमेटिकल कंडीशंस फॉर ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड। आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब है इसका, क्या कर रहे हैं आप ये, मैं भी आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए सेटअप देखिए, सबसे पहले यही सेटअप YDAC का सेटअप, यहाँ सोर्स S1, ये सोर्स S2, ये सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस डी, कैपिटल डी बहुत बड़ा है, काफ़ी दूर होता है ये इनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में। 2 सोर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है। अब यहाँ से वेव निकलेगी और यहाँ से वेव निकलेगी, ठीक है ना, सिर्फ ये 2 ही थोड़ी निकलेगी, ऐसे तो बहुत सारी वेव्स आएंगी और यहाँ पर इंटरफेयर करेंगी, कुछ वेव्स यहाँ इंटरफेयर करेंगी, कुछ वेव यहाँ इंटरफेयर करेंगी, कुछ वेव यहाँ इंटरफेयर करेंगी। तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी ये क्या है, स्क्रीन है, ये क्या है आपका स्क्रीन। स्क्रीन के कौन से पॉइंट पे ब्राइट बैंड बनेगा और कौन से पॉइंट पे डार्क बैंड बनेगा, इसका हम लोग अभी मैथमेटिकली डिराइव कर लेंगे। समझ आ रहा है, मतलब आपको क्या है, आपके पास अगर 2 सोर्सेज हैं तो आपको पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, आप बैठे बैठे बता सकते हैं स्क्रीन के ये पॉइंट पे क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, वो पॉइंट पे भी ब्राइट बनेगा, ये पॉइंट पे कहीं डार्क बनेगा। तो आप ये बता सकते हैं, ये बैठे बैठे बता सकते हैं, मैथमेटिक्स की हेल्प से बता सकते हैं। तो मैं वो डिराइव करवाने जा रहा हूँ कि बैठे बैठे हम कैसे बता दें कि हमारे पास अगर ये 2 सोर्सेज हैं तो स्क्रीन के कौन से पॉइंट पे ब्राइट बैंड बनेगा और कौन से पॉइंट पे डार्क बैंड बनेगा, उसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, ये जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो मैं आपको अब कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें क्या है, आइए देखिए। तो इसकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या है आपको मैं समझाता हूँ। आइए, तो बेसिकली आपके पास ये सेटअप तो मैंने कहा था कि आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको काम आने वाला है। सोर्स 1 सोर्स 2 या स्लिट 1 स्लिट 2, और सोर्स और स्क्रीन के बीच में, ये स्क्रीन है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी, और 2 सोर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी। समझ में आ गया, ठीक है ना। स्टैंडर्ड नोटेशंस ही लूँगा मैं, और बुक में नोटेशंस को चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y ले लिया है। हम लोग पहले x मानते थे और जनरली NCERT और बाकी एंट्रेंसेस में x ही चलता है, तो मैं जो जनरल नोटेशन है वही ले रहा हूँ। यहाँ पर बच्चे मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मैंने उस दिन रेडियस इज इक्वल्स टू c इंटू टी लिख दिया है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ टेक्स्ट बुक में दिया है v इंटू टी, तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। अरे इतना तो मत अपना लेवल गिरा दो कि तुमको ये समझ में ना आए कि c और v एक ही चीज़ है। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, v का मतलब भी क्या है, वेलोसिटी है, समझे। तो एक ही बात है वो, उसमें अब उसमें इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इतना नोटेशंस पे उतना तो मेरे ख्याल से मतलब अब बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। c और v दोनों सेम ही चीज़ है, इतना तो तुमको आना चाहिए कम से कम, ठीक है। चलो भाई, अब क्या, सोर्स 1 सोर्स 2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी, और सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए, तो अब जो है समझने की कोशिश करिए कि यहाँ से वेव निकलेगी, ये ऐसे वेव निकलेगी, और यहाँ से भी वेव निकलेगी जो यहाँ कहीं पहुँचेगी पॉइंट P पर। दोनों से वेव निकलेगी और कहाँ पहुँचेगी, पॉइंट P पे पहुँचेगी। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये रास्ता है S1P, एक रास्ता क्या है, S1P। फर्स्ट वेव का रास्ता क्या है, S1P। जो यहाँ से वेव निकलेगी उसको S1P ट्रैवल करना पड़ेगा, और जो यहाँ से वेव निकलेगी उसको कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कौन सा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, S2P ट्रैवल करना पड़ेगा। तो एक क्या है, S2P। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो एक S1P है, एक S2P है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो तो आपको लाइंस दिख रही है ना, इन 2 लाइंस को, ये कुछ ऐसी आपको नजर आ रही है ना, मैं क्या करता हूँ, दोनों को मिला देता हूँ। जैसे ही दोनों को मिला दूंगा तो आपको कुछ कैसे नजर आएगा, ये कहीं यहाँ तक का ऐसे आएगा। तो ये पार्ट कुछ एक्स्ट्रा होगा इसके अंदर,
इसके अंदर S2P में इतना पार्ट क्या एक्स्ट्रा है, दोनों को मिला दो तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है दोनों, लेकिन ये पार्ट क्या एक्स्ट्रा है, इसी पार्ट को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, पाथ डिफरेंस। समझ में आ गया। तो पहली वेव का रास्ता क्या है S1P, पाथ क्या है S1P, सेकेंड वाली वेव का पाथ क्या है S2P, और दोनों पाथ में डिफरेंस कितना है, ये पाथ डिफरेंस है, इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। इसको डेल्टा x बोल दो, आपकी बुक में इसको डेल्टा l माना है तो इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो बिल्कुल दोनों सेम है, ये इसमें क्या एक्स्ट्रा है, ये दोनों के रास्ते का डिफरेंस है। तो कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका है S2P में से S1P को माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा, आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा। समझे। अब पाथ डिफरेंस की कुछ कंडीशंस हम लोगों ने साउंड वेव में या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में पढ़ी थी, वो मैं आपको अब लिखाने जा रहा हूँ, आप लोग याद रखेंगे और कुछ फॉर्मूले भी आप लोग याद रखेंगे। फिर मैं आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करा देता हूँ, ठीक है। बुक में इसको उल्टा दिया है, मैं इसको पहले करा रहा हूँ। बुक में क्या कर दिया है, जो मैं अभी आपको लिखा दे रहा हूँ वो इसके बाद किया है, पहले कर दे रहा हूँ मैं उसको। तो सबसे पहले फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट बैंड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, ब्राइट बैंड। ब्राइट बैंड का और एक नाम क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज। क्या नाम होता है, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट बैंड, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ब्राइट पॉइंट। मैं आपको अलग अलग नाम बता रहा हूँ, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, सबका मतलब एक ही है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट बैंड आ जाए, ब्राइट फ्रिंज आ जाए, ब्राइट पॉइंट आ जाए, मैक्सिमा आ जाए। समझ आ रहा है क्या बोला मैं, क्लियर है, सबका मतलब एक ही है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस, इसको मैं डेल्टा x बोल देता हूँ। आपकी किताब में उसको उसने क्या माना है, उसने उसको माना है डेल्टा l, एक ही बात है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन है n लैम्बडा। क्या कंडीशन है, n लैम्बडा। n क्या है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2n टाइम्स लैम्बडा बाई 2। 2n मतलब क्या, n कहाँ से हो सकता है, 0 1 2n सो ऑन, कहीं तक भी जा सकता है। तो n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और अपने पास आगे तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 2n टाइम लैम्बडा बाई 2। अगर n को मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कोई भी टर्म 2 से मल्टीप्लाई करो तो इवन बन जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा इवन मल्टीपल, क्या हो जाएगा ये, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। समझे। तो पाथ ये क्या है, ये याद करना है, क्या है ये तुमको याद करना है। ब्राइट बैंड की कंडीशन कहाँ से आया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जाकर के देखो। नहीं देख पाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसको याद कर लो, न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे तुम्हारे इससे। तो ब्राइट बैंड की कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस की। ब्राइट बैंड के लिए अगर आपको पाथ डिफरेंस सही है, अगर आप यहाँ चाहते हैं ब्राइट बैंड बने तो दोनों सोर्सेस में जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए, यानी n लैम्बडा होना चाहिए। दोनों भी एक ही बात है, n लैम्बडा या फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, ठीक है। क्लियर हो गया, ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन हो गई। अब उसके बाद मैं आपको फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बताता हूँ। आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों निकालने होंगे, ठीक है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है उसको देखिए, ये याद कर लीजिएगा। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने वहाँ पर भी बताया है, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। क्या फॉर्मूला है, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला नोटेशन क्या है, डेल्टा फाई। तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस का नोटेशन में डेल्टा x मान रहा हूँ, आपकी किताब ने डेल्टा l लिया है, बार बार कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा x आता है। क्लियर हो गया, समझ में आता है। ये मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में डिराइव कराया था, जबकि आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाके भी काम आने वाला है और भी आगे AC वगैरह में भी काम आएगा। अब देयरफॉर अब बताओ डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है अपनी, बोलो 2n टाइम्स लैम्बडा बाई 2, यानी n लैम्बडा इन जनरल। 2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, n लैम्बडा। तो उसको लिखेंगे n लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, क्या आएगा 2n पाई डेल्टा फाई 2n। n का वैल्यू वही 0 से स्टार्ट होगा, 2n मतलब इवन मल्टीपल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अगर आपके भेजे में कुछ भी नहीं जा रहा है ना, तब भी आप कंडीशंस को याद कर लो, आपके न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो अगर आपको चीज़ें नहीं भी पता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, कोई बात नहीं, कंडीशंस को याद रखो कि अगर ब्राइट बैंड चाहिए तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, n लैम्बडा, या फिर उसको बोलो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। और फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई,
ठीक है, 2n पाई या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे जा कर के। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मैं आपको मैथमेटिकल कंडीशंस पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें आपको चीज़ें आसानी होंगी, ठीक है। एक्चुअली इसको इसी ढंग से पढ़ाना चाहिए। पता नहीं ट्रिक्स बुक में क्या करने की कोशिश किया उसने, उसमें पूरा सीक्वेंसिंग को चेंज कर दिया है। अब आपको मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बता रहा हूँ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? डार्क बैंड, डार्क फ्रिंज, डार्क पॉइंट, मिनिमा, सब एक ही मतलब है सबका, ठीक है, क्लियर हो गया। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन है वो क्या होती है? वो होती है 2n-1 λ/2, जिसमें n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। अब मैं आपको इसका रीज़न समझाता हूँ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है डार्क बैंड की कंडीशन। अगर आपको डार्क बैंड चाहिए स्क्रीन के पॉइंट पे, तो दोनों वेव्स के पाथ में डिफरेंस इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब ये डार्क बैंड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये अपनी स्क्रीन है, ये अपना ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट है। सेंट्रल ब्राइट को ज़ीरो मानेंगे। क्या मानेंगे? 0th ब्राइट मानेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट डार्क होगा। फिर क्या होगा बताओ? उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट ब्राइट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? इस साइड पे सेंट्रल ब्राइट मतलब 0th ब्राइट, मतलब फिर क्या होगा? फर्स्ट डार्क होगा। फिर क्या होगा बताओ? फर्स्ट डार्क। फिर उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट ब्राइट होगा। यानी बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो आपका जो सेंटर वाला ब्राइट है उसको अपन 0th ब्राइट बोलेंगे। तो ब्राइट में 0 आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डार्क आ रहा है ना, ब्राइट के बिल्कुल ऊपर जो डार्क आ रहा है वो 0th डार्क नहीं है, वो क्या है? फर्स्ट डार्क। यानी समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि ब्राइट की गिनती 0 से स्टार्ट हो रही है, इसी वजह से ब्राइट में n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से। और डार्क की गिनती कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है। 0th डार्क नहीं होता है कभी भी, फर्स्ट डार्क सेकेंड डार्क होता है। तो n में डार्क में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी। इसी वजह से 2n+1 λ/2 नहीं लिया जाता है, ठीक है, 2n-1 λ/2 लिया जाता है। समझ में आ गया? तो याद क्या रखेंगे आप लोग ये याद रखेंगे कि जो के ब्राइट बैंड है उसकी गिनती 0 से स्टार्ट होगी, जो आपके डार्क बैंड है उसकी गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए भैया आपको बता दिया मैंने, ये इसके पार्ट डिफरेंस की कंडीशन है। आइए फेज डिफरेंस की कंडीशन देखते हैं। तो फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है यहाँ पर? देयरफॉर फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस के लिए क्या लिखा मैंने? डेल्टा एक्स। और फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बताइए, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा बताओ? 2π/λ। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हो बता दूंगा अभी। 2π/λ इंटू ये क्या आया? ये आया 2n-1 इंटू λ/2, ठीक है ना। ये 2 कैंसिल, λ कैंसिल, क्या आया? 2n-1 पाई। ये 2n-1 जो है ना, ये हमेशा ऑड वैल्यू देगा। देखो 1 पुट करो, 2 1 2, n की जगह 1 पुट करो, 2 1 2, -1 यानी आएगा 1। n की जगह 2 पुट करो, 2 to the 4 -1 3, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। यानी बेसिकली ये क्या है? 2n-1 क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑड मल्टीपल। तो जैसे ब्राइट बैंड में जो कंडीशन आई वो क्या आई? इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। तो डार्क के लिए कंडीशन क्या आएगी? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। λ/2 को ऑड मल्टीपल, और यहाँ पर क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर भेजे में नहीं गया। भेजे में जाने की जरूरत नहीं है, तुमको बस न्यूमेरिकल हल करने हैं इससे। तो कंडीशंस को याद कर लो। अगर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा है तो आराम से भेजे में जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, कंडीशंस याद रखो। ब्राइट बैंड की कंडीशन क्या है पार्ट डिफरेंस की? इवन मल्टी, ब्राइट में इवन और डार्क में ऑड। ब्राइट में इवन क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, और फेज डिफरेंस की कंडीशन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक, क्लियर हो गया। डार्क में ब्राइट पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, और फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक, क्लियर हो गया। याद कैसे रखने का? बहुत आसान है। पाथ डिफरेंस तो वो रास्ता है, रास्ते में लेंथ आती है, तो लेंथ यानी वेव लेंथ, यानी जब पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो लैम्बडा आएगा। फेज डिफरेंस, फेज एंगल होता है, तो एंगल में पाई आता है, तो फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो पाई आएगा। अब नहीं भूलोगे, ठीक है। ये ट्रिक बता दिया तुमको याद करने की, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें मैंने बता दी, इन चीज़ों को आप लोग अभी याद करेंगे अच्छे से। न्यूमेरिकल्स आपके बहुत अच्छे से हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ऐसे, ठीक है। आइए
अब मैं क्या करता हूँ, आपको बेसिक या मेन एनालिटिकल ट्रीटमेंट्स पे लेके जाता हूँ, जिसमें हम लोग को डेरिवेशन करना है और वहाँ पर जनरल फार्मूला निकालना है पार्ट डिफरेंस का। ये तो मैंने स्पेसिफिक निकाल के दिया। फिर जनरल फार्मूला से अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे फॉर एनी बैंड, डार्क या ब्राइट बैंड। फिर फ्रिंज विड्थ निकालूंगा मैं, और मुझे नहीं लगता ऑप्टिकल पाथ करा पाऊंगा मैं। 2:17 हो गए हैं अभी। आइए अभी मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ, बेसिक एनालिटिकल ट्रीटमेंट, या ऐसे लिख देता हूँ एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बैंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स। ठीक है, IB मतलब इंटरफेरेंट बैंड्स। ठीक, चलिए आइए। तो बेसिकली अब क्या है, आप समझने की कोशिश करिए, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसका। तो यहाँ पर अपने पास वही सेटअप है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास यहाँ पर ऐसे इस तरीके से स्लिट 1 स्लिट 2, और यहाँ से वेव निकलेगी, यहाँ से भी वेव निकलेगी, और ये पॉइंट कोई P होगा, वहाँ पर दोनों वेव जा करके इंटरफेयर करेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या, बिल्कुल सेंटर में हमेशा क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा। बिल्कुल सेंटर में क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा, अनलेस एंड अनटिल आप लॉयड मिरर की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो जनरल हमारे पास YDSC होता है उसमें मैं बात कर रहा हूँ। आप अभी क्या याद रखेंगे, लॉयड मिरर में मत जाओ आप लोग तो इतना याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल ब्राइट बनेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन 0th ब्राइट बोलते हैं। इसी को अपन क्या मानेंगे, इसी को अपन ओरिजिन मानेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बनेगा सेंट्रल ब्राइट, इसी को बोलेंगे 0th ब्राइट, और ये अपना क्या होगा, ओरिजिन होगा। बाकी डिस्टेंसेस इसी से मेजर करेंगे, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो ये अपना C पे क्या बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट, बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन में। उसके बाद क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, और यहाँ से भी क्या करता हूँ, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया, और यहाँ से क्या कर दिया मैंने, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। समझ में आता है। अब क्या, दो सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, स्मॉल d, और ध्यान रखिएगा दो सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल d, और यहाँ पर सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D। सोर्सेस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D। ठीक है, ये स्क्रीन काफ़ी दूर है इनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में, वो आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है मैंने। ठीक है, अब सेंटर से ये कोई भी पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पर ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा, उसकी मैथमेटिकल कंडीशन निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेंटर ब्राइट से अपन ने क्या कर दिया, P पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लिया x, यहाँ डिस्टेंस मान लिया, बुक में y लिया है, मैं x डिस्टेंस मान रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जो x डिस्टेंस है वो क्या है, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P कोई भी पॉइंट हो सकता है, जहाँ पर ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा वो मुझे निकालना है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट को मैंने क्या माना है, ओरिजिन माना है। ठीक है, क्लियर हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, बिटवीन दी टू सोर्सेस, कौन कौन से टू सोर्सेस है वो, S1 एंड S2। कितना डिस्टेंस है वो बताइए, डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है। सोर्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये, तो ये हो जाएगा d/2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका d/2। तो ये d/2। अगर ये d/2 है तो बिल्कुल सामने वाला भी क्या होगा, d/2, और ये d/2 तो ये भी क्या हो जाएगा आपका d/2 हो जाएगा। समझ में आता है, क्लियर है। तो याद रखिएगा ये पूरा d था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बनाया, तो ये d/2, ये d/2, ये तो रेक्टेंगल है, तो बिल्कुल सामने वाला भी d/2, और ये भी क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। समझ में आता है, क्लियर है। चलिए गए, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया C, और ये पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा M है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। या फिर ये पॉइंट मान लीजिए N है, N पॉइंट को ही मान लिया मैंने, कोई भी पॉइंट हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें मुझे आपको बतानी है, जैसे मुझे आपको ये बताना है कि अगर मैं निकालना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर मैं निकालना चाहता हूँ ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट को मैं M बोलता हूँ, अभी इस पॉइंट को M बोलता हूँ, मैं PM निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं PM निकालना चाहता हूँ तो बताइए कैसे होगा, PM कैसे आएगा, PM आएगा पूरे PC में से CM निकाल दो। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरे PC में से क्या कर दूँ मैं, CM को माइनस कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा। पूरे में से CM निकाल दो तो क्या हो जाएगा, PM आ जाएगा। और पूरा PC कितना है, पूरा PC तो X है, पूरा PC कितना है, X है, और CM कितना है, CM तो d/2 है, तो ये हो जाएगा d/2। तो याद रखना PM क्या है,
पी एम अपना आया है x माइनस डी बाई टू, ठीक है। और मैं क्या निकालना चाहता हूं, और मैं पूरा पी एन निकालना चाहता हूं। अब पी एन कैसे निकलेगा बताइए, पी एन निकलेगा पूरे पीसी में सी एन को ऐड कर दो, तो पीसी प्लस पूरे पीसी में सी एन को ऐड कर दो, तो सी एन को ऐड कर दिया। पीसी कितना है, पीसी मेरे पास x है, प्लस सी एन कितना है, सी एन तो डी बाई टू है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि पी एन क्या है, x प्लस डी बाई टू आ गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। अब जो है अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ये सब मैंने आपको बता दिया, इसको 1 देने का, इसको 2 देने का। आइए इन ट्राइंगल क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, मुझे 2 ट्राइंगल नजर आ, सॉरी कौन से ट्राइंगल, एक S1PM और दूसरा ट्राइंगल क्या है S2PN। तो एक ट्राइंगल कौन सा नजर आ रहा है, S1PM, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है S2PN, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये 2 ट्राइंगल मुझे नजर आ रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। तो देखो S1PM ट्राइंगल में क्या है, पाइथागोरस से लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा उससे, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर, वन साइड क्या है D इज इक्वल टू हो जाएगा D का स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है PM। PM कितना है बताइए, PM तो x माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर है, इसको 3 दे देंगे। समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद S2PN, तो S2PN जो है इसमें अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो S2P का स्क्वायर तो हो जाएगा S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये का स्क्वायर प्लस वन साइड प्लस अदर साइड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा D का स्क्वायर प्लस अदर साइड क्या है, PN है। PN क्या है, PN तो x प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर है, x प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर, इसको अपन 4 दे देंगे। समझ में आया, क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने वैसे बहुत डिटेल में समझाने की इसको कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे उसको रब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सॉल्व करना है बहुत सारी चीज़ें। याद कर लीजिए S1P का स्क्वायर क्या मिला है, D स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर, और ये इसको रब कर देते हैं। मैं इसको लिखता हूँ फिर वो साइड को रब कर देता हूँ। क्या मिला है, S1P का स्क्वायर, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं कर रहा हूँ 4 माइनस 3, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 माइनस 3 कर रहा हूँ। तो अगर 4 माइनस 3 करूँगा इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। तो 4 क्या है, 4 है S2P द होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट पे होंगे, माइनस S1P द होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट पे, और S2P क्या है, S2P है D स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये x प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। S1P कितना है, देखिए ध्यान से, S1P क्या है D स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ अभी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S2P माइनस S1P इंटू क्या हो जाएगा S2P प्लस क्या हो जाएगा S1P, ठीक है ना। S1P इज इक्वल्स टू, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो जाएगा d स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या होने वाला है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर d स्क्वायर बाय 4, ठीक है। माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सारी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। प्लस डी स्क्वायर क्या हो रहा है, क्यों माइनस अंदर गया तो माइनस डी स्क्वायर हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का भी माइनस हो गया। इसके ये इसको ए माइनस बी द होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर इसको ऐसे लिखता हूँ, S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, उसको ओपन करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल, प्लस XD प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर माइनस भेजो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 कैंसिल प्लस XD और माइनस डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या क्या कैंसिल हो जाता है, प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो गया। बच क्या गया, बस बच गया XD प्लस XD विल बी 2XD, ठीक है ना। और मैं क्या करता हूँ, इसको ये दे देता हूँ S2P माइनस S1P को, इसको नीचे भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा S2P प्लस क्या हो जाएगा S1P, और ये क्या है S2P माइनस S1P, ठीक है। क्लियर हो गया। ये मेरे पास आ गया है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपको मैंने यहाँ तक तो क्लियर करा दिया है, ठीक। पूरा एक एक स्टेप बताया कैसे आया है वो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। देखिए ध्यान से,
तो देयरफॉर क्या मिल रहा है बच्चों, देयरफॉर मिल रहा है S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xt अपॉन क्या हो जाएगा, D प्लस डी विल बी 2 कैपिटल डी। अब बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, अभी मैं आपको समझाता हूँ वो कहाँ से आया। ठीक है, इसको पहले वैसे ही लिखता हूँ ताकि आपको समझ में, S2P प्लस क्या हो जाएगा S1P। समझिए इसको भी। हमारा सेटअप पे चलिए, हमारा सेटअप क्या था, हमारे सेटअप में कुछ ऐसा था, ये S1 ये S2, इनके बीच में डिस्टेंस है ना मिलीमीटर में होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना वो मीटर में होता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ मिलीमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ मीटर का, मतलब क्या, इसका आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास दो सोर्सेज हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, दो सोर्सेज हैं, S1 और S2, और स्क्रीन इनके कंपैरिजन में अगर इसको देखा जाए, स्क्रीन यहाँ कहीं रखी हुई है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो अगर आप क्या करते हैं, स्क्रीन अगर ऐसी रखी है, या आपने इसको मिला दिया और ये आपने इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, इसको लेके जाके ऐसे मिला दिया, तो अगर आपसे मैं पूछूं इन दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस होगा, आप बोलेंगे सर नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये ऐसे मिलाया और ये ऐसे मिलाया, समझ में आ गया। अब ये बहुत छोटा है, ये तो तुमको समझाने के लिए मैंने स्क्रीन नज़दीक बनाया, स्क्रीन काफ़ी दूर है इसके कंपैरिजन में। तो ये ऑलमोस्ट दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम है तो इस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, S1P और S2P को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों के दोनों, ये कैपिटल डी है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये दोनों के दोनों कैपिटल डी के इक्वल आते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, उसको अप्रोक्सीमेशन लेकर के S2P और S1P को क्या मान लेते हैं, कैपिटल डी मान लेते हैं। क्लियर हो गया। वापस बता दूं, वापस क्या है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ये आपने इसको ऐसे मिला दिया है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या है S1P, ये आपका क्या है S2P। तो दोनों को अगर आप मिला देंगे तो S1P और S2P ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये कैपिटल डी के इक्वल आ जाएगा, ऑलमोस्ट कैपिटल डी के इक्वल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट क्या है, ये कैपिटल डी के इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो S1P और लिखोगे क्या, बट स्मॉल, या आपका जो है स्मॉल डी बाय कैपिटल डी है ना, या ऐसे बोल दो उसको, कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। दिस इंप्लाइज S2P is approximately equal to S1P is approximately equal to capital D। कैपिटल डी मान लेंगे तो देयरफॉर S2P minus S1P is equals to 2xd divided by D plus D will be 2 into capital D। 2 और 2 कैंसिल, ये क्या आया, xd अपॉन कैपिटल D। क्लियर हो गया। अब जो है आइए मुद्दे पर। ये आपको मैंने बता दिया था, ये आपको बता दिया था मैंने, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, और ये आपने दो पॉइंट यहाँ पर लिए S1P और ये आपका S2P। S1P में से अगर अपन S2P में से S2P ये है, उसमें से S1P को माइनस करेंगे तो इतना ही पार्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, और यही एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ये तो पाथ डिफरेंस है। समझ आ रहा है क्या। तो अगर S2P में से S1P को माइनस कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा पार्ट मिलेगा। तो S2P माइनस S1P बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका पाथ डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस क्या है, वो x स्मॉल d बाय कैपिटल D। दिस इज द जनरल कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस। क्या बोल रहा हूँ मैं, जनरल कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस। ब्राइट बैंड हो या डार्क बैंड हो, आपके जो पाथ डिफरेंस की जनरल कंडीशन है वो ये है। समझ में आता है, क्लियर हो गया। इंक डालनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं अगर समझा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको जनरल कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस निकाल करके दे दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो पाथ डिफरेंस की बताइए कंडीशन क्या आई है, x स्मॉल d बाय कैपिटल D। यहाँ तक तो ये बड़ा डेरिवेशन हो चुका है। ब्राइट बैंड हो या डार्क बैंड हो, आप ये जनरल कंडीशन लगा सकते हैं पाथ डिफरेंस की। ठीक है, चलिए YDSE के लिए तो पाथ डिफरेंस बताइए क्या आया बच्चों। पाथ डिफरेंस आया x स्मॉल d बाय कैपिटल D। ये जनरल कंडीशन अपने पास आ गई। इसमें x क्या चीज़ है बताओ, x क्या चीज़ है, x है डिस्टेंस ऑफ एनी बैंड। वो कोई भी बैंड हो सकता है। एनी बैंड का मतलब ब्राइट बैंड भी हो सकता है, डार्क बैंड भी हो सकता है। तो एनी बैंड
एनी बैंड फ्रॉम कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट से क्यों, क्योंकि वो हमारा क्या है, ओरिजिन है, इसमें एक्स ही है। स्मॉल डी क्या है बताइए, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन, बताइए से डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस या दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। डिस्टेंस ऑफ एनी बैंड फ्रॉम ब्राइट, कोई भी हो सकता है, ब्राइट बैंड डार्क बैंड, कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट से। ठीक है, ये अपने पास जनरल कंडीशन आ गई पार्ट डिफरेंस की। आइए अब जो है अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब मुझे बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब हम लोग बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब अपन बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या है, पार्ट डिफरेंस की कंडीशन है एन लैम्बडा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, अभी बताया था, ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्बडा। तो पार्ट डिफरेंस की जगह लिखा है एन लैम्बडा और ये एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब जब कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूँ, मतलब ब्राइट बैंड की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अब डिस्टेंस भी कौन सा होगा, ब्राइट का हो जाएगा, समझे, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली ब्राइट की बात कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ ब्राइट बैंड क्या आ रहा है, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुमने डिराइव कर लिया। ये क्या है, ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है, ये है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रल ब्राइट बैंड से nth ब्राइट बैंड का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, XB बोलेंगे, जो कि एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। क्लियर हो गया। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, चलिए अब मैं यही चीज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखता हूँ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, डार्क बैंड। डार्क बैंड के लिए पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या है, जनरल कंडीशन क्या है पार्ट डिफरेंस की, बताइए। पार्ट डिफरेंस की जनरल कंडीशन ब्राइट डार्क दोनों के लिए एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब डिस्ट्रक्टिव यानी डार्क बैंड के लिए कंडीशन क्या है, 2n-1 लैम्बडा बाई 2, तो एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब जब डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिकली डिस्टेंस किसके लिए हो जाएगा, डार्क के लिए हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स डार्क, डार्क का सेंट्रल ब्राइट से, कोई भी डार्क का, nth डार्क का सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस क्या होगा, बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा 2n-1 लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d। ध्यान रखिएगा, लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या चीज़ है, ये काय का फॉर्मूला मिला, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। समझ में आ गया, सेंट्रल ब्राइट से आपके nth डार्क का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब अगर आपके पास स्क्रीन है या आपके पास सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है, मान लो आपको 5th डार्क का डिस्टेंस निकालना है, 5th डार्क, तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, 5। तो जैसे ही 5 पुट कर दोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा किसका, सेंट्रल ब्राइट से 5th डार्क का डिस्टेंस कितना है, समझे, क्लियर हो गया। और उसके बाद आपने अभी ब्राइट का भी निकाला, क्या ब्राइट था वो, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय एक्स ऑफ ब्राइट क्या आया, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। मान लीजिए कि यहाँ पर थर्ड ब्राइट है, थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ पर एन की जगह क्या पुट कर दूंगा, 3। तो 3 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट। समझे, क्लियर हो गया। तो ये डार्क का डिस्टेंस का फॉर्मूला, वो ब्राइट के डिस्टेंस का फॉर्मूला, कोई भी nth ब्राइट या डार्क बैंड होगा तो। क्लियर हो गया। तो आई होप मैंने ये पूरी तरीके से आपको ये क्लियर कर दिया है कि पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है और डार्क बैंड के लिए डिस्टेंस क्या होगा सेंट्रल ब्राइट से, और ब्राइट बैंड के लिए सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको फ्रिंज विड्थ बता देता हूँ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है। आइए फ्रिंज विड्थ पे चर्चा करते हैं। फ्रिंज विड्थ के लिए आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में W सिंबल लिया हुआ है, जनरली X सिंबल लिया जाता है, कैपिटल X। ठीक है, तो कैपिटल X सिंपल होता है। सबसे पहले फ्रिंज विड्थ होता क्या है, अगर आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास बैंड्स है, कौन सा, ब्राइट है, फिर यहाँ पर बीच में डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, इस तरीके से ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताता हूँ, ऐसा समझिए इसको। क्या आपके पास क्या है, मान लीजिए ये ब्राइट है, ये पट्टी डार्क की है, फिर ये ब्राइट है, इक्वली स्पेस्ड होते हैं और इक्वल विड्थ के होते हैं, और ये फिर उसके बाद क्या है, डार्क है, फिर उसके बाद ये आपका ब्राइट है, फिर ये आपके पास क्या है उसका, ये डार्क है। तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसा है। दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं,
या फिर जो दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो उसको, आप उसको डिफाइन ऐसे करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स और कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड्स। ठीक, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो अपने को फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला डिराइव करना है, आइए मैं आपको डिराइव करके देता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सेस है, मान लो एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है, ये आपके पास 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये 6 और 3 के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि 6 और 3 के बीच में कितना डिस्टेंस। तो मैं कैसे निकालूंगा बताइए, कैसे निकालूंगा, या 6 और 5 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन से पहले मैं यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करूँगा, जो भी होगा वो 6 होगा, है ना। फिर मैं यहाँ से 5 तक का डिस्टेंस मेजर करूँगा, जो कि क्या है 5। फिर दोनों को माइनस करूँगा, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 कितना होगा 1। तो मुझे पता लग जाएगा कि 6 और 5 में डिस्टेंस कितना है। अब मैं 6 और 3 के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं पहले 6 तक का डिस्टेंस मेजर करूँगा, माइनस फिर 3 तक का डिस्टेंस मेजर करूँगा। तो क्या पता लग जाएगा 3 का, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो फिर आपको फ्रिंज विड्थ निकालना भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे बैंड्स हैं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क वाले बैंड्स हैं। ये मेरा क्या है, मान लीजिए ओरिजिन है, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया। अब क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये nth ब्राइट है, क्या ये nth ब्राइट है, तो उसके बिल्कुल बगल वाला क्या होगा, n+1th ब्राइट होगा। ये समझ में आता है। मान लीजिए ये 5th ब्राइट है, तो ये 5+1 यानी 6th ब्राइट होगा, ऐसे। अब मैं ओरिजिन से पहले क्या करता हूँ, n+1th ब्राइट का डिस्टेंस निकालता हूँ। फिर मैं ओरिजिन से क्या करता हूँ, nth ब्राइट का डिस्टेंस निकालता हूँ। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। समझ आ गया, अब वही मुझे निकालना है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया, कि पहले आप n+1 का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप nth का डिस्टेंस निकालेंगे, n+1 के डिस्टेंस में से nth का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है, मैं ब्राइट आपको शो कर देता हूँ, डार्क वाला आपको ट्राई करिएगा, फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ दोनों के लिए सेम ही है, तो ब्राइट लगाने की जरूरत नहीं है। xn+1 माइनस xnth, मतलब एज ओरिजिन से n+1 का डिस्टेंस माइनस nth का डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ब्राइट के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो यहाँ पर n+1 है तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, n+1 लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, माइनस nth ब्राइट बैंड के लिए क्या होगा, n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, n+1 माइनस n, n और n क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये आपका फ्रिंज विड्थ आ गया। डार्क के लिए भी आप निकालेंगे, सेम वही तरीका, क्या लिखेंगे, ये तो n+1 ब्राइट से nth ब्राइट को माइनस कर दिया, दोनों के डिस्टेंस को। तो यहाँ पर उसके लिए क्या लिखोगे, डार्क। डार्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2d। सॉल्व करके यही फॉर्मूला आएगा। डार्क का खुद से निकालना, और से ही समझ में आता है कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस क्या हैं, इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ निकाल दिया। एक और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट करा देता हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं अभी। कितना बज रहा है, 2:41 हो गया है। 1 घंटे के ऊपर का लेक्चर हो गया रिकॉर्ड। आ जाओ, मैं आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, उसके बाद जो है ऑप्टिकल पाथ और डायफ्रैक्शन जो है कल करा दूंगा मैं। और कल मैं मैक्सिमम पार्ट कराने की कोशिश करूँगा। हमारे टाइम टेबल के हिसाब से कल लास्ट डे है, तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स तक इंशाल्लाह जाने की कोशिश करूँगा। अनसॉल्व के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, या अपन KTG के साथ में उसको कर लेंगे, वो बताता हूँ। लेकिन KTG जो टाइम पे है वो टाइम पे स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, डायफ्रैक्शन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थ्योरी खत्म हो जाएगा, बस न्यूमेरिकल कराने हैं मुझे आपको फिर। ठीक है, चलो भाई, मतलब ये सेकंड लास्ट पार्ट चल रहा है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा ऑप्टिकल पाथ पे, छोटा सा एक लेक्चर बना दूंगा मैं, क्योंकि मुझे ही लग रहा है कि मैं और रिकॉर्ड कर पाऊंगा इसके बाद, क्योंकि थक गया हूँ मैं काफ़ी। 3 बजने को आ गए अभी। चलिए आइए अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं आपको बता देता हूँ। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया है आपकी बुक में, बहुत ईजीली इसको कराया जा सकता है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को, फिर हमारे बच्चों को, महाराष्ट्र के बच्चों को कहीं मिलेगा नहीं, और कोई इतना डिटेल में पढ़ाता नहीं है जितना मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ आपको।
इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि वही सेटअप ले लीजिए YDAC का। यहाँ से वेव निकलेगी, यहाँ से भी वेव निकलेगी। अब जो दोनों वेव निकल रही हैं, अब एक बात को समझिए, लाइट क्या है? लाइट एक EM वेव है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो कौन सा वेक्टर है, यानी इसमें इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो कौन सा वेक्टर है या कौन सी फील्ड है जो अपने को देखने में हेल्प करती है? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान रखिएगा, अपने को कौन सी फील्ड, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। तो दोनों में से कौन सी फील्ड देखने में हेल्प करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी वजह से यहाँ पर अपन जो यहाँ से वेव निकल रही है स्लिट 1 से, उसको अपन बोलेंगे E1, ठीक है, उसको बोलेंगे E0 sin ओमेगा टी। उसका इक्वेशन लिख दिया है मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका इक्वेशन लिख दिया। और यहाँ से स्लिट 2 से जो वेव निकल रही है उसका इक्वेशन लिखा मैंने, E2 इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड सेम ले रहा हूँ मैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों में लेकिन फेज डिफरेंस है। समझ में आ गया? अब अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना चाहता हूँ तो दोनों को ऐड कर देने का, यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है। अगर आपको टोटल एम्पलीट्यूड चाहिए तो क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या है वो, E0 साइन ओमेगा टी प्लस E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर हो गया? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, कहाँ से आया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अगर नहीं देखे हो तो देखो, सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सीक्वेंस होना चाहिए आपका पहले ऑसिलेशन, फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, फिर वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद AC। समझ में आ रहा है? अगर आपने ऑसिलेशन नहीं देखा है तो आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझ में नहीं आएगा, अगर सुपरपोजिशन ऑफ वेव आपने नहीं देखा है तो वेव ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ ये 3 चीज़ें नहीं पढ़ी तो AC में गड़बड़ करोगे जाके। तो पूरा ऑसिलेशन भी बहुत तगड़ा पढ़ा है, डिटेल में पढ़ाई है एक एक चीज़ मैंने। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, कि दोनों का क्या कर दो, डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो। E0 को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस क्या है मेरे पास, फाई। ठीक है, क्लियर हो गया? आप साइन इसको A मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। तो साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2। तो E0 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन A प्लस बी, मतलब ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस A माइनस बी बाई 2। ठीक है ना, या CD जो भी तुम लोग बोलते हो उसको, ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे है। अब क्या हो जाएगा बताइए, अब इसके बाद हो जाने वाला है कुछ ऐसे कि ये आपका जो है प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूँ अभी। तो देयरफॉर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा E0 तो बाहर चला गया है, ये क्या बच गया, 2 कॉस ऑफ फाई बाई 2 और इंटू साइन ऑफ क्या है बताइए, साइन क्या है, साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। ठीक है ना, तो क्या आ गया ये 2 ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, ये अपने पास आ गया है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो है इसको काट मत देना, ये एंगल है उसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 E0 cos फाई बाई 2, E0 मल्टीप्लिकेशन में ही है तो क्या हो जाएगा 2 E0 cos फाई बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तब तो हो सकता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। अब सैकड़ों बार अपन ये चीज़ कर चुके हैं कि अपने को पता है कि इसमें ये वाला पार्ट क्या होता है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड है और बाकी चीज़ क्या है आपका, जो भी साइन का आर्गुमेंट है या साइन का फंक्शन है। तो अपना एम्पलीट्यूड क्या है, उसी से अपने को लेना देना है। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड क्या मिला अपने को जो एम्पलीट्यूड मिला वो क्या मिला, 2 E0 cos ऑफ फाई बाई 2, ये अपने का एम्पलीट्यूड मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अपन ने सैकड़ों बार ये डेरिवेशन इस टाइप का किया है, कहाँ पर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में। उसमें अपने को पता है कि ये वाले टर्म को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्यों बोलते हैं, वहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में पढ़ाया है मैंने। ठीक है, चलो भाई, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला टर्म क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। अगर अब नहीं भी पता है तो उतने से के लिए अभी तुम 1 घंटे का लेक्चर थोड़ी देखोगे, बस समझ लो कि मान लो उसको ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन अभी इतने से के लिए थोड़ी देखना होता है। अब PhD थोड़ी करनी है, ज़िंदगी पड़ी है PhD करने के लिए, कुछ चीज़ें मान लेने का और फिर आगे बढ़ने का। ठीक है, चलो, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर एम्पलीट्यूड अपने को मिल गया। लेकिन अपन जानते हैं कि मैंने आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में ही पढ़ाया है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है।
ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब अगर मैं इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या है मेरा 2E0 cos ऑफ 5/2 द होल स्क्वायर। देयरफॉर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 4E0 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 5/2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये आपका इंटेंसिटी आ जाएगा, क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है। अब इसके बाद का पार्ट क्या है, इसके बाद जो है अगर दोनों आपके पास जो सोर्सेज हैं, ये तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, समझ में आ गया। यानी E0 का स्क्वायर है, E0 भी तो एम्पलीट्यूड ही है। तो अगर मैं E0 का स्क्वायर की जगह I लिख दूंगा तो एक ही बात है ना, I0 बोल दूं उसको। देयरफॉर I इज प्रोपोर्शनल टू 4I0 और क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड किया है। मैं इतना ढंग से पढ़ाता ना इसको, अगर ये दूसरे तरीके से होता बहुत अच्छे से इसको आसानी से कराया जा सकता है। पता नहीं है क्या करने की कोशिश किया है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटा करके के ला सकते हैं और उस के का वैल्यू 1 कर देंगे अपन, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन एक्चुअल रिलेशन उसका ये बनेगा। ये आपका क्या है, ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया है। क्या है ये, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्योंकि ये अपन ने जो निकाला था वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था, क्लियर हो गया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अपने पास आ गया है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब इसके बाद जो है, अब इन फेज होगा आउट ऑफ फेज होगा तो क्या होगा वो बता देता हूं मैं आपको। तो इंटेंसिटी जो आपके पास आई है, ये कब आई है इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है वो भी बता देता हूँ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या आया है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 माना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करना है, यूज ओनली व्हेन एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, एम्पलीट्यूड्स ऑफ बोथ दी वेव्स आर इक्वल। ये आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बताया ना मैंने आपको। एक वेव यहाँ से निकली, एक वेव यहाँ से निकली, इसका क्या लिया था E1 का E0 sin ओमेगा टी, E2 को क्या लिया था E0 sin ओमेगा टी प्लस 5। तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या लिया था, सेम लिया था। एम्पलीट्यूड सेम लेने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, आप तभी यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर इन केस अगर ऐसा हो जाए कि ये इन फेज हो जाए या आउट ऑफ फेज हो जाए तो क्या होगा, मतलब क्या, केसेस देख लेते हैं। केसेस क्या है, केसेस है कि अगर फाई का वैल्यू 0 हो जाए, यानी सेम फेज में हो जाए दोनों सोर्सेस, सेम फेज डिफरेंस ना हो, फाई का वैल्यू 0, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। तो IR क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा 4I0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी ब्राइट बैंड की, डार्क तो 0 है। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में अगर वो आउट ऑफ फेज हो जाए, आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ फेज का मतलब होता है यहाँ पर आपका फाई का वैल्यू पाई है, समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4I0 और ये क्या होगा cos स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा π/2। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इस वजह से आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगा अगर आउट ऑफ फेज हो जाए वो लोग। तो समझ में आ गया, अगर पाई का फेज डिफरेंस उनमें बन जाए तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको बता दिया मैंने। अब अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी E0 अपन ने माना था, अगर अलग अलग इंटेंसिटी होगी, अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा तो क्या होगा, अगर अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा तब आप लोग क्या करेंगे। तो आइए मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये जो है इस सेशन का लास्ट पार्ट होगा। इफ एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, ठीक है, ये केस आप लोगों को याद रखना है। मतलब क्या, एक वेव का एम्पलीट्यूड अपन ने क्या माना था, E0 माना था, दूसरी वेव का भी क्या माना था, E0 माना था। तो E0 1 और E0 2 कर दो, समझ में आ गया। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो E1 ऑफ 0 और E2 ऑफ 0, वो E20 और E10 नहीं है, टेक्स्ट बुक में मिस प्रिंट हो गया, वो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, उसको ऐसा लिखना चाहिए। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वाला वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वाला वेव। तो अगर ऐसा हो जाए तब क्या करने का, तब आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू E0 ऑफ 1 प्लस E0 ऑफ 2 द होल स्क्वायर, और मिनिमम हो जाएगा तो मतलब क्या, यानी क्या, अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है तो दोनों के एम्पलीट्यूड के सम का स्क्वायर। ये वही चीज़ है जो आपको मैंने बताई थी कहाँ पर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में, कि अगर दोनों क्या हो जाए, ऐसे इन फेज हो जाए, कॉस का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इस तरीके से ये बनेगा इन फेज। और मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अलग अलग एम्पलीट्यूड के लिए E01 माइनस E02 द होल स्क्वायर।
ये वही चीज़ है आई मिनिमम जो मैंने बताया था आपको, इस प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये आपको मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो आपका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था या एनालिटिकल ट्रीटमेंट था या लॉयड्स मिरर था या जो भी आपका फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म था, तो मैंने डिटेल में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके बाद का जो पार्ट है इंशाल्लाह मैं मॉर्निंग में, टाइम नहीं मिलता है मुझे, अभी तो मैं सोऊंगा ही, अभी तो अपलोड भी करना है, बहुत सारे काम है। 4 बजे के आसपास सोऊंगा मैं, तो फिर लेट उठूँगा, फिर मैं रात ही में अपलोड कर पाऊँगा कल आपके लिए डायफ्रैक्शन का जो पार्ट है। और सॉल्ट एग्जाम्पल्स का मैं कल मौका मिला है तो कल ही करूँगा, और अनसॉल्ट एग्जाम्पल को KTG में कहीं एडजस्ट कर लेंगे, और जिस टाइम पे KTG मैंने डिसाइड किया हुआ उसी टाइम पे KTG स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, क्लियर होगा? कल मैं चैप्टर का थ्योरी पार्ट और इंशाल्लाह सॉल्ट एग्जाम्पल भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। ऑप्टिकल पाथ और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लेट, ये जो पार्ट है ये इसको मैं छोटे से वीडियो बना करके कवर कर लूँगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।